नमस्कार, मैं जेपी न्यूज़ से संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज एक ऐसा चेहरा आपके सामने लाया हूं जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष को चुना है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र जोशी, जो हमारे संयोजक हैं जन संघर्ष अभियान सह पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक भी हैं और ये ZRUCC पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के सदस्य भी हैं। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। सर मैं धन्यवाद देता हूँ जेपी न्यूज़ को कि आज उन्होंने मुझे अवसर दिया है और विशेष रूप से मेरे जीवन पर या मेरे संघर्ष का जो जीवन रहा है उस विषय में कुछ बताने के लिए। सर, आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। संघर्षपूर्ण मीन्स आप अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया आपने, बल्कि औरों के लिए, समाज के लिए, जन सरोकार के मुद्दों पर आपने संघर्ष किया है। तो इस विषय में कहना चाहता हूं कि संघर्ष को ही जीवन आपने क्यों चुना सर? हमारी पृष्ठभूमि रही है पारिवारिक और सामाजिक। पिताजी भी जुड़े हुए रहे हैं सामाजिक संस्थाओं से, अनन्य सामाजिक संस्थाओं में उनका योगदान भी रहा है। मेरे दादाजी भी हाई स्कूल के टीचर हुआ करते थे। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अपना नौकरी छोड़ने का काम 42 में किया था। उसके बाद अपना निजी ज़िंदगी में वो जीते रहे और समाज में उनका काफ़ी प्रतिष्ठा था, मास्टर साहब कर करके। उनका पारिवारिक संस्कार जो रहा है वह हम लोग में भी बीज के रूप में रहा है। हमें याद है बहुत छोटे थे जिसमें बाबूजी सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में जब जाते थे तो उंगली पकड़ के साथ में वो ले जाते थे। बड़े भाई भी विभिन्न संगठनों से जुड़े रहे हैं, 74 आंदोलन में भी काफ़ी जुड़े रहे हैं और 27-28 महीना 74 आंदोलन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जेल में जीने का काम किया है। बाद के दिनों में भी सामाजिक संघर्षों में जुड़े रहे और हमारा जहाँ तक सामाजिक ताल्लुकात का सवाल है, मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ और बाबूजी का सबसे छोटा बेटा हूँ। इस नाते हमको सामाजिक जीवन में जो समय बिताए उसमें कभी हीन भावना का वो महसूस नहीं हुआ और ना समय की किल्लत महसूस हुई, क्योंकि बड़े भाई लोग अपना सामाजिक दायित्व जो घर परिवार का होता है वह निर्वाह करने का काम किया और उसके बनिस्बत हमको कुछ ज़्यादा ही समय मिला कि समाज में हम समय दे सके। जहाँ तक विकास का सवाल है तो विकास के सवाल पर मैं ऐसे 82 से कंटिन्यू अपने सोच समझ और सूझबूझ के आधार पर सामाजिक संघर्षों से जुड़ा रहा हूँ। ऐसे सवालों का मेरा प्रयास था कि जो कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संस्था उसको नहीं उठा रहा है वैसे सवालों को मैं उठाने का काम करूँ। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण हमें लगा कि रोजी रोटी के बाद किसी की पहली ज़रूरत है तो वह है आवागमन की सुविधा, और आवागमन की सुविधा अगर लोगों को मिल जाता है तो उसको रोजी रोटी प्राप्त करने में भी एक बहुत दूर तक सहायक हो सकता है। और मैंने इसको माना और इसको एक केंद्र बना करके इस पर संघर्ष करने का काम किया। आपको बता दूं कि लगभग 1990-91 में हमने एक तय किया था, यहाँ बछौता, बदास, बिशनपुर, खुर्द, चंदपुरा, गाजीघाट, सुंबा होते हुए सोनिहार एक सड़क जाती है जो 24 किलोमीटर लंबी है। इस पर जब मैं पूरे इलाके में घूम रहा था जनसंपर्क के लिए तो एक ईंटा का टुकड़ा हमको नहीं मिलता था जिससे अगर चप्पल टूट जाए तो उसमें कांटे ठोकने की ज़रूरत पड़े तो किस चीज़ से ठोकेंगे वह नहीं मिलता था। पूरे इलाके में एक पक्का मकान का ही दर्शन नहीं होता था और वैसे इलाके में संघर्ष करने का काम किया। 90-91 से शुरू किया और 96 में हमको पहली बार महसूस होने लगी कि अब इस रोड के निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी
और निर्बाध रूप से इसका निर्माण होते चला जाएगा, यह हमको महसूस हुआ। और तब हमने दूसरा सड़क निर्माण के सवाल को संघर्ष के रूप में ठानने का कोशिश किया। सर, संघर्ष की आपकी बहुत ही लंबी कहानी है। आप संघर्ष को ही जीवन चुना क्योंकि आपने महसूस किया कि लोगों की कठिनाइयाँ को देख करके, और आपको विरासत में भी मिला कि सभी स्वतंत्रता 74 के आंदोलन से आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ था, तो वो सारा संस्कार माने कि आपके साथ हिलोरे ले रही थी। तो कहने का है सर कि इतना संघर्ष दूसरों के लिए करते हैं, तो इस संघर्ष समाज के लिए करते हैं, तो इससे आपका रोजी रोटी सर कैसे चलता है? अपने लिए क्या करते हैं? आपने सही पूछा है और मैं समझता हूँ कि इसका जवाब बहुत छोटे लाइन में मेरे पास है कि मैं अपने पिताजी का सबसे छोटा लड़का हूँ और भाइयों में 5 भाई हूँ, जिसमें 4 भाई हमसे बड़े हैं। 2 बहन छोटी रही है और 1 बड़ी बहन रही है। तो ना घर में प्रेम का अभाव रहा है और ना कोई दुर्भावना रही है कि हम सामाजिक कार्य में समय जो देते हैं उसका घर को कोई बेनिफिट है अथवा नहीं है, इस बात को दरकिनार करते हुए। सर, एक लाइन में सर यदि आपसे पूछा जाए कि आपका रोजी रोटी कैसे चलता है, कि आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सर क्या बताइएगा? हमने कहा ना कि भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ, चारों भाई अपना अपना काम करते हैं। सर, आप शादी नहीं किए, ये भी हो सकता है कारण? सामाजिक संघर्ष में इतना ज़्यादा लीन रहा आरंभिक दिनों से ही कि कभी उस विषय में सोचने का मौका ही नहीं मिला। मतलब कहीं सही मायने में कहा जाए तो किसी लड़की के तरफ आंख मारने का भी ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की। मतलब ये हुआ सर कि जब शादी ही नहीं किए, जब बाल बच्चा ही नहीं है, तो रोजी रोटी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? हम देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित। और सिर्फ एक पेट के लिए कोई समस्या है या किसी के लिए भी कहीं भी असंभव चीज़ नहीं है। हम सामाजिक संघर्षों में जुड़े रहे हैं। ऐसे भी सामाजिक संघर्षों में जब आगे बढ़ते हैं, किसी नए कार्यक्रम को लेते हैं, तो शायद जहाँ जाते हैं वहीं पर खाना पीना भोजन ठहरने का व्यवस्था हो जाता है। लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ रिगार्ड करते हैं और उसके लिए हमको कभी सोचना नहीं। सर, उसके लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ता है, पेट के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है, सम्मान सभी जगह मिलता है सर। तो फिर एक सवाल बनता है सर कि इस संघर्ष के जीवन में इसके तहत अभी क्या क्या उपलब्धि हासिल की सर? देखिए, अगर सड़कों की बात करें तो सड़क में एक बछौता बदास बिशनपुर सुंभा सोनिहार वाली रोड है। दूसरा रोड है एक मारर रसों से अमनी तक लोग जानते थे कि यह रोड है, लेकिन अमनी के बाद सैदपुर है, सैदपुर के बाद बल्हा है, बल्हा के बाद मलपा है और मलपा के बाद करवा मोड़ है, यह लोग नहीं जानते थे। वह 96 में हमने उस सड़क के सवाल पर संघर्ष करना शुरू किया और 2000 तक हमको यह लगने लगा कि भाई इस रोड के निर्माण कार्य को भी अब कोई नहीं रोक सकता है। आरंभ हो गई प्रक्रिया और उसके बाद हमने दिशा मोड़ने का काम। ये रेल के क्षेत्र में सर, रेल संघर्ष से आप जुड़े हुए हैं, रेल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 1990 में हमने रेल के सवाल पर संघर्ष शुरू किया है। उसमें सबसे पहले आपने सुना होगा 90 में एक आम्रपाली एक्सप्रेस खगड़िया स्टेशन पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके शौचालय में कुछ विस्फोटक सामग्री थी, जिसके वजह से विस्फोट हुई और हताहत तो लोग नहीं हुए, लेकिन उस दुर्घटना के बाद ही हमारा संघर्ष रेलवे के सवाल पर शुरू हुआ है। आरंभिक दिनों में आप याद करेंगे कि आपके पास 5 एक्सप्रेस ट्रेनें थी, एक नॉर्थ ईस्ट, एक महानंदा, एक कैपिटल, एक अवध असम और एक हरिहरनाथ एक्सप्रेस। और उन दिनों से हम रेलवे के सवाल पर संघर्ष करना शुरू किए। आज 72-73 ट्रेन इस रूट से वो निकल रही है, जो हमारे लिए एक संतोष की बात भी है और जनता को तो जो मिला हुआ तो आप लोग के। रेलवे में रेल के ठहराव के संबंध में सबसे बड़ी सफलता सर, खगड़िया स्टेशन जंक्शन पर रेल ठहराव के संबंध में सबसे बड़ी सफलता रही है कि जोधपुर बीकानेर ट्रेन जो है वह हमारे प्रयास से यहाँ स्टॉपेज हुआ है। उसके अलावे जो 5 ट्रेन चली है, जैसे एक कटरा वाली ट्रेन थी, एक जोधपुर वाली ट्रेन थी और 3 ट्रेन जो एक वैशाली एक्सप्रेस,
एक आम्रपाली एक्सप्रेस और एक वो हाटे बाजारी एक्सप्रेस जो पहले कटिहार से चलती थी, उसको बरौनी लाने का प्रयास किए थे और उसमें सफलता भी मिली। लेकिन कालांतर में वो बरौनी में कुछ सिग्नल वगैरह का काम चल रहा था, उसमें जो रोका गया उसके बाद जो है वह हाटे बाजारी का दिशा मोड़ करके सहरसा ले जाया गया और सहरसा में भी बड़ी लाइन बन चुकी थी, इसलिए उसकी ज़रूरत वहाँ भी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। बहरहाल खगड़िया और बेगूसराय के लिए एक हावड़ा का ट्रेन चाहिए, आज भी मेरा प्रयास इस पर जारी है। चलिए, बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी उपलब्धि की सर, गिनाना मुश्किल है। फिर आगे आपका सर क्या क्या कार्यक्रम है? अभी मेरा कार्यक्रम है खगड़िया से समस्तीपुर दोहरी लाइन का। यह एक विशेष रूट है। समस्तीपुर के बाद दोहरी लाइन आगे है, मुजफ्फरपुर वाली लाइन में है, मधुबनी के लाइन में है, जयनगर तक जा रही है। तो यहाँ से जो ये लूप लाइन एक तरह से कहा जाए कि रोसड़ा हसनपुर होते हुए समस्तीपुर जाती है, इसमें दोहरी लाइन की आवश्यकता है। इसका संघर्ष हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावे आप 2 रूट जो खगड़िया से बनी है, खगड़िया मुंगेर और खगड़िया से कुशेश्वर स्थान, ये दोनों रूट में अभी ट्रेनों का अभाव है। लगभग कुशेश्वर स्थान में तो अभी एक भी ट्रेन चालू नहीं हुई है। हमारा ख्याल है कि उसमें कम से कम 10 से 15 ट्रेनें 5 वर्ष के अंदर चलना चाहिए। और वही हाल है खगड़िया से मुंगेर के बीच में जो पुल बनी है, लगभग हम समझते हैं 3600 करोड़ रुपया उसमें लागत आ चुकी है और मात्र एक साप्ताहिक ट्रेन अस्थायी रूप से चल रहा है, बाकी और अस्थायी रूप से जमालपुर और खगड़िया 2 जोड़ी ट्रेन चल रही है। एक ही जोड़ी ट्रेन कहा जाए, उसका 2 फेरा लगाया जाता है और एक गया के लिए जाती है, वह भी स्पेशल ट्रेन के रूप में है। तो इस रूट में इस ट्रेनों को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक हावड़ा का नितांत आवश्यकता है, एक भागलपुर होते हुए देवघर की भी ज़रूरत है और एक साउथ बिहार में धनबाद होते हुए रांची की भी ज़रूरत है। यह ज़रूरत खगड़िया का खास है, खास करके खगड़िया मुंगेर जमालपुर या भागलपुर होते हुए जो ट्रेन जाती है उसमें यह आवश्यकता रही है। इसके अलावा खगड़िया में 4 से 5 एक्सप्रेस ट्रेनें जा रही है जो राजधानी एक्सप्रेस के रूप में है और उसमें एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 13-14 में मैंने सूचना पद के अधिकार के तहत एक सूचना मांगी थी हाजीपुर से। उसका जवाब आया था कि खगड़िया में 21 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, जबकि 13 करोड़ था नवगछिया का और 14 करोड़ था बेगूसराय का। आप देख लेंगे कि 13 करोड़ और 14 करोड़ वाले स्थान पर राजधानी का स्टॉपेज हो रहा है और हमारे यहाँ 21 और 22 करोड़ रुपए का आमदनी था और आज के दिन में लगभग 30 करोड़ की आमदनी है, तब भी हमारे यहाँ पर्याप्त ट्रेनों का अभाव है। और ये ट्रेन में से अगर मैं समझता हूँ कि अगर ठेका हमको दे दिया जाए या निजी क्षेत्र में, तो हम समझते हैं कि वो कम से कम सैकड़ों आदमी डेली राजधानी का उपयोग करेंगे। यानी इसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं सर। और आपको हम देख रहे हैं सर, ये आंकड़ा आपका ज़बरदस्त रहता है कि इतना आमदनी इस स्टेशन से आता है, इतना आमदनी इस स्टेशन से आता है। सर इसके अलावा एक क्वेश्चन है सर, कोरोना काल में रेलवे भाड़ा स्पेशल ट्रेन बना करके, पैसेंजर ट्रेन को ही स्पेशल ट्रेन बना करके कोरोना काल में भाड़ा बढ़ाया गया, लेकिन उसको फिर जब सामान्य स्थिति आने के बाद भी उसको फिर से पुराने वाले भाड़ा में तब्दील नहीं किया गया। इसके लिए सर क्या संघर्ष है आपका? मैं 2-3 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। 2 रेलवे का महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो ओल्ड एज के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए जो राहत दिया जाता था 40% और 50% के लगभग में डिस्काउंट मिलता था रेलवे में, वह डिस्काउंट बंद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह स्पेशल चार्ज के रूप में। अभी भी कोरोना काल में कई ट्रेनें स्पेशल चली है, उसमें स्पेशल चार्ज नहीं हटाया गया है, जिससे आम जनता को कठिनाई होती है। अब सवाल होता है, जब यह सवाल रखते हैं रेलवे के पदाधिकारियों से, चाहे रेल मंत्रालय के स्तर पर, तो एक सवाल आता है कि भाई जो है खगड़िया में राजस्व की कमी है।
अब हम एक क्वेश्चन आपसे या आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि रात में 12 बजे लोकल ट्रेन चले, रात में 10 बजे लोकल ट्रेन चले और कहीं सुबह में 3 बजे और 4 बजे पहुंचता हो, तो उसमें कौन लोकल पैसेंजर चढ़ेगा? हमको ज़रा रेलवे अधिकारी आधिकारिक तौर पर बता दें कि उस ट्रेन में कौन पैसेंजर लोकल चलेगा। ये ज़बरदस्त सवाल है ना सर कि ऑफ टाइम में पैसेंजर है जिसका किराया कम है और स्पेशल ट्रेन जो मेन टाइम में चलना चाहिए, लोग की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो स्पेशल ट्रेन भाड़ा ज़्यादा पिसाता है जनता। तो इसके लिए आपको संघर्ष सर कितना संघर्ष करना है? लगातार संघर्ष कर रहा हूं और 21 से ही लगातार इस विषय पर संघर्ष रहा है। इस साल भी मैं समझता हूं कि 31 जनवरी को महसकूट में कार्यक्रम हुए थे, उसके बाद जो है खगड़िया में 5 फरवरी को हुआ था, उसके अलावे 25 अप्रैल को खगड़िया में हुआ है, उसके अलावे लगभग 12 सितंबर को खगड़िया में कार्यक्रम हुआ है और पुनः 28 सितंबर को खगड़िया में है। और इसी बीच इमली स्टेशन पर और उधर क्या बोलते हैं महसकूट स्टेशन पर पुनः कार्यक्रम, उसका समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं सवालों पर संघर्ष का वो कार्यक्रम है जो जनता के हित में है और व्यापक रूप से। इसके अलावा भी एक सवाल उठता है कि जब वृद्ध विकलांग और महिलाओं की बात करते हैं तो धोती जो पहनते हैं, साड़ी जो पहनते हैं महिलाएं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है। आप समझ लीजिए कि प्लेटफार्म से 4 फीट ऊंचा रेलवे का वो अथी रहता है, पायदान पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो धोती वाली महिलाएं जो साड़ी पहनती है सो, और जो मोटे आदमी हैं उसको चढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। हाँ, वृद्ध लोगों को चढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए योजनाबद्ध ढंग से सभी, क्योंकि बड़ी योजनाओं को बड़े स्टेशनों के लिए, बड़े राजस्व वाले स्थानों के लिए तो हो जा रहा है, किसी न किसी रूप से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, लेकिन छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ से भी लोग चढ़ते हैं और आधी आबादी से ज़्यादा आदमी उसी छोटे स्टेशनों से चढ़ने का काम करते हैं, उसको चढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए सभी प्लेटफार्म को प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 3 से 3.5 फीट ऊंचा किया जाना चाहिए, जो एक मापदंड है बड़ी लाइन का, उस उतना दूर कम से कम किया जाना चाहिए। इसके अलावे तमाम स्टेशनों पर, क्योंकि अब द्रुतगामी ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है और लगातार हम समझते हैं कि 200-250 ट्रेन मार्च तक में चलना है, और वैसी स्थिति में सभी प्लेटफार्म को ऊंचा नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में एक्सीडेंट बढ़ेगा, चाहे वह जानवर हो, क्योंकि खुले स्थानों पर और अगर ऊपर नीचे का व्यवस्था ना हो तो जानवर भी कटेंगे बड़ी मात्रा में। तो इसको संवेदना के रूप में सरकार को लेनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए और तेज़ी से विकास की गति को बढ़ाने की ज़रूरत है। संवेदना के आधार पर भी गति देना चाहिए विकास को। सर, एक प्रश्न खगड़िया रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में है कि सर पश्चिम केबिन, खगड़िया के पश्चिम केबिन से लेकर के बखरी बस स्टैंड तक के बीच में एक सड़क का निर्माण रेलवे प्रशासन के द्वारा होता है। 5-6 महीना हो गया है, लेकिन उसका स्थिति सर देखिएगा इतना जर्जर हो गया है कि पुनः जैसे लगता है कि यहाँ बना ही नहीं था, यह स्थिति में आ गया। तो सर इसके लिए आप तो संघर्ष हमेशा करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या कहना है सर? देखिए, गुणवत्ता का अभाव है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आज से वर्ष 70 के पूर्व जो निर्माण कार्य रेलवे में हुआ करता था, वह आज भी उन दीवालों पर अगर हथौड़ी मार के देखेंगे आप तो टन टन करके आवाज़ आएगी। और आज स्थिति है कि इस स्टेशन का या रेलवे में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वह कमीशन खोरी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, ऊपर का मामला हो, नीचे के मामला हो, सब एक दूसरे पर लिपा पोती करके और थोपने का काम करेंगे, लेकिन टोटली महकमा सड़ गया है, गल गया है। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें कहाँ से सुधार किया जाए, जहाँ से सुधार किया जाएगा शायद कम ही पड़ेगा वह सुधार का रवैया। लेकिन सर आपका संघर्ष जारी रहेगा आम जनों की सरकार, जन सरकार के मुद्दों को लेकर के। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए
और जेपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जांच पड़ताल के जितने भी न्यूज़ दर्शक हैं, मैं इसी प्रकार का प्रेरक प्रसंग और जो गुमनाम काम जनता के लिए बहुत करते हैं लेकिन गुमनाम हैं, मैं उनका आपसे दर्शन आपको रूबरू कराता रहूँगा। और मेरे इस न्यूज़ को यदि पसंद आया होगा तो आप मेरे जेपी डैश न्यूज़ 23 को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि रेलवे में विकास की गति तेज़ हो। धन्यवाद सर आपको। बातें तो बहुत थी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमने बताने से वो समय नहीं मिले। सोनमनकी घाट से सहरसा एक रोड जाती है, गौशाला रोड होते हुए लगभग मैं समझता हूँ कि 38 किलोमीटर में सहरसा हेडक्वार्टर पहुँचता है। जिन दिनों हमने लगभग 2000 में मैंने इस सवाल को शुरू किया था, इस पर एजुकेशन कार्यक्रम बनाए और लगातार संघर्ष करते रहे। 3 बार 4 बार खगड़िया पदयात्रा है, 2 बार जो है यहाँ से सहरसा जाने का काम किए और लगातार इस पर संघर्ष का काम करते रहे। विभिन्न जनप्रतिनिधि, चाहे राजनीतिक दल के हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, उनका भी सहयोग मिलता आया है। जब हमने सवालों को बहुत मजबूती से उठाने का काम किया तो उनका भी सहयोग मिला। और अभी लगभग 1 महीना पहले माननीय तेजस्वी यादव के प्रयास से माननीय यूसुफ अली वहाँ के विधायक हैं बख्तियारपुर, उसके अलावा दिनेश यादव जी सांसद रहे हैं, पूर्व के सांसद खगड़िया में रहे हैं, वो कैसर साहब जो अभी वर्तमान में सांसद हैं। सारे लोगों का सहयोग मिला और कई सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी सैकड़ों हजारों की संख्या में सहयोग मिला और इस संघर्ष को परिणाम 417 करोड़ रुपया आगे कोसी पर पुल के लिए वह निर्धारित किया गया है। उसका भी टेंडर 30-31 तारीख को फाइनल हो जाना है। उसके बाद निर्माण कार्य इसी साल आरंभ हो जाएगा, यह हमें उम्मीद है। और इससे एक बड़ा भूभाग जिसको हम फरकिया कहते हैं, फरकिया का मीन्स होता है संबोधन जैसे ही करते हैं तो राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे, उनको पैमाइश करने के लिए यह इलाका मिला था। और वह जब यह बताते थे सर्वे कर करके कि पूरब में बह रहा है कोसी नदी, तो अगला साल जब उसके वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते थे तो मालूम होता था दक्षिण बह रहा है वह नदी। कभी कमला उत्तर बह रहा है तो कभी कमला दक्षिण बह रहा है, कभी कोसी उत्तर जा रहा है तो कभी दक्षिण जा रहा है, कभी पूरब पश्चिम जा रहा है वो करे नदी तो कभी बिलदौर होकर के निकल रहा है, कभी बलान नदी आकर के मोहरा घाट के पास मिल जाती है सरबनी से उत्तर। तो इस तरह भूभाग जो है हर समय चेंज करते रहा है और इसीलिए इस इलाके का नाम फरकिया संबोधित किया गया। और उसका विकास जो सभी मतलब समझिए आज़ादी के बाद जो है एक चैप्टर आया सरकार के यहाँ कि यह नदी का पेट है, कोसी और बागमती, कमला, करे, काली कोसी और बलान आदि नदियों का पेट है, इसमें विकास कार्य नहीं किया जा सकता है। ये चैप्टर क्लॉज था। हमारे संघर्ष के परिणाम स्वरूप वह चैप्टर का दरवाज़ा पुनः से खोला गया और आज लगभग 14 पुल बन चुके हैं। आपका 100 किलोमीटर रोड, जिसमें 56 किलोमीटर सहरसा का है, शेष खगड़िया का है, इतना रोड बन चुका है। पुल बनने का सिलसिला जारी है, सड़क बनने का सिलसिला जारी है। इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 600 से 700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो विकास से अछूता था, उसको विकास करने का मौका मिला, मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला। और आज जो 12 बजे 1 बजे जिसको खगड़िया बाज़ार छोड़ देना पड़ता था, सहरसा बाज़ार छोड़ देना पड़ता था, वह आराम से रात में 10 बजे भी अपना घर पहुंच जाता है। यहाँ से मोटरसाइकिल से हो, ई रिक्शा से हो। यह गुणात्मक परिवर्तन उनके जनजीवन में आया और यही मेरा लक्ष्य था कि लोगों को अपना रास्ता विकास करने का खुद ब खुद मिल जाएगा अगर यह रोड और पुल बनता है तो। सर, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको सदा खगड़िया वासी याद रखेगा। आपका खगड़िया इतिहास में सर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आप मेरे चरण पाए, दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।